इसलिए मैं आपको जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वही क्वेश्चन बता रहा हूं कि अगर आप पढ़ के जाओगे तो बोर्ड परीक्षा में मैं 100% गारंटी लेता हूं कि यही सारे प्रश्न आएंगे। ठीक है, लिखा हुआ है किसी एक संस्मरण लेखक का नाम लिखिए। किसी एक संस्मरण लेखक का नाम लिखना है। ठीक है, तो संस्मरण लेखक का नाम आई होप कि आपको पता होगा। नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं। जैसे पहला है, मैं आपको दो संस्मरण लेखक बता देता हूं, जैसे हैं बनारसी दास चतुर्वेदी। ठीक है, बनारसी दास चतुर्वेदी। ठीक है, बनारसी दास चतुर्वेदी। अगर दूसरे एक आपका संस्मरण लेखक की बात की जाए तो वो है पदम सिंह। याद रखना, पदम सिंह शर्मा। ठीक है, पदम सिंह शर्मा। तो ये है एक मतलब संस्मरण लेखक, और एक है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। तो ये बहुत सारे संस्मरण लेखक हैं। मैं आपको दो जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं वही मैंने बता दिया, आप इसे याद कर लेना। पहला है बनारसी दास चतुर्वेदी और दूसरा है हमारा वो है पदम सिंह। ठीक है, ये हमारे जो है एक जो आपके संस्मरण लेखक हैं। कौन है? संस्मरण लेखक, याद रखना। अगला देखो, यहां एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है क्या भूलूं क्या याद करूं। ठीक है, ये क्या है? क्या भूलूं क्या याद करूं, किस विधा की रचना है? आपको विधा बताना है, किस विधा पर आधारित है, या क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा पर आधारित रचना है, आपको विधा बताना है। जैसे आपके उपन्यास विधा है, आत्मकथा विधा है, कहानी विधा है, जीवनी विधा है, ये सारी विधाएं होती हैं। ठीक है, तो यहां आपको इसका बताना है। तो इसका अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं, ये जो है आपका आत्मकथा विधा पर है। ठीक है, आत्मकथा पर। ठीक है, या फिर आत्मकथा विधा। तो अगर आप लोगों से कोई भी पूछे क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है, तो आप लोगों को बताना है आत्मकथा विधा की रचना है। वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप लोग देखो तो यहां लिखा हुआ है जयशंकर प्रसाद जी का एक नाटक लिखिए। जयशंकर प्रसाद जी कई सारे नाटक लिखे हैं, लेकिन आपको एक नाटक बताना है। ठीक है, तो यहां जयशंकर प्रसाद जी का आपको एक नाटक बताना है। तो मैं आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट उनका नाटक बताता हूं। जैसा कि आपको पता है जो इनका नाटक है वो आप लोग फर्स्ट याद रखना, चंद्रगुप्त। ठीक है, और एक याद है तो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, क्योंकि चंद्रगुप्त और आपका, और दूसरा नाटक बताना है तो दूसरा आप लोग याद रखना। अगर चंद्रगुप्त याद है तो ये दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, स्कंदगुप्त। ठीक है, क्या याद करना है? स्कंदगुप्त। तो चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त ये क्या है? जयशंकर प्रसाद जी का। ठीक है, मैं यहां थोड़ा सा डिटेल में लिख देता हूं, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जयशंकर प्रसाद के दो ऐतिहासिक नाटक हैं जो बहुत ज्यादा फेमस हैं। ठीक है, ऐतिहासिक नाटक हैं। तो अगर आप लोग याद रखते हो तो बहुत अच्छा है, आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आप तुरंत लिख सकते हो। तो ये दोनों क्या है? जयशंकर प्रसाद जी के ऐतिहासिक नाटक हैं। तो ये आप क्वेश्चन याद रखना। ओके, यहां अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पर आप थोड़ा सा ध्यान रखना आएगा कि मेरी तिब्बत यात्रा। ये आप एक रचना सुना होगा, मेरी तिब्बत यात्रा के लेखक हैं। मेरी तिब्बत यात्रा के लेखक कौन है? ठीक है, तो यहां आप लोगों को अगर नहीं पता तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप याद रखना ये कि मेरी तिब्बत यात्रा के लेखक कौन है। तो यहां मैं थोड़ा सा डिटेल में लिख देता हूं, मेरी तिब्बत। ठीक है, मेरी तिब्बत यात्रा, यही पर पूछ रहा है ना, ये यात्रा है। ठीक है, ये या है यात्रा के लेखक, आपको बताना है मेरी तिब्बत यात्रा के लेखक। तो मेरी तिब्बत यात्रा के लेखक जो हैं वो याद रखना राहुल संस्कृत्यानंद है। ठीक है, राहुल संस्कृत्यानंद, ये याद रखना है। तो ये हमारा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप याद करके जाते हो तो यहां से आपको सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में। तो ये हमारा है 5 क्वेश्चन। अब हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं।
ये सारे क्वेश्चंस जो मैं बताने वाला हूं 6 से, ये सारे आपके बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स का पूछा जाएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चंस हर बार बोर्ड परीक्षा में आते हैं, हर साल, जो बहुत ज्यादा वीआईएमपी क्वेश्चंस हैं ये सारे। लिखा हुआ है रीति काल की प्रमुख प्रवृत्तियां कहो या फिर इसे विशेषता कहो, दोनों एक ही बात है। प्रवृत्तियां और विशेषताओं पर, ठीक है, संक्षेप में प्रकाश डालिए। आप ये प्रवृत्तियां भी कह सकते हो या फिर इसे विशेषता, दोनों एक ही है। तो रीति काल की प्रमुख प्रवृत्तियों या फिर विशेषताओं पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। तो सबसे पहले आपको ऊपर लिखना है कि रीति काल की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं इस प्रकार है, ऐसा लिख देना। एग्जामिनर को बहुत अच्छा लगेगा और आपको फुल मार्क देगा। तो यहां आप ऊपर लिख देना कि रीति काल की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं इस प्रकार से है। पहला आप समझो, पहला है रीति या लक्षण ग्रंथों की रचना, ठीक है। रीति या फिर लक्षण ग्रंथों की रचना, यह है रीति काल की पहली विशेषता। दूसरा है श्रृंगार रस की प्रधानता। क्या है? श्रृंगार रस की प्रधानता। इसमें जो श्रृंगार रस है उसकी ज्यादा प्रधानता दी गई है, ठीक है, श्रृंगार रस का। तीसरा है दोहा, सवैयां, कवित्त, छंदों की प्रचुरता। जो दोहा है, सवैयां है, कवित्त है, छंदों की प्रचुरता, यानी कि इसमें प्रयोग किया गया है इन सारी चीजों का। तो ये मैंने आपको 3 विशेषता बता दिया। आपके बोर्ड परीक्षा में 2 ही आएगा, 2 विशेषता बताना पड़ेगा, 2 मार्क का। तो आप लोग 2, 3 याद रखना कि अगर आप भूल भी जाओ तो याद रखें, ठीक है, दूसरा याद रहे। फिर एक प्रश्न रीतिकाल से आएगा कि रीतिकाल की आपको 2 प्रमुख कवियों तथा उनकी रचनाओं का नाम लिखना है, ठीक है। अगर वो नहीं आएगा तो ये जरूर आएगा। तो रीतिकाल की आपको 2 प्रमुख कवियों का नाम बताना है और उनकी रचनाओं का नाम बताना है। तो पहला कवि आप याद रखना केशवदास। क्या याद रखोगे? केशवदास। और केशवदास की जो बढ़िया यानी कि महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो हैं रामचंद्रिका और कवि प्रिया, ठीक है, ये हैं इनकी रचनाएं। अगला देखो, दूसरा है बिहारी। बिहारी लाल जी भी रीतिकाल के प्रमुख कवि माने जाते हैं। तो इनकी जो रचना है बिहारी सतसई, ठीक है, बिहारी सतसई। तो ये आप याद रखना। ये सारे क्वेश्चंस का आप नोट्स बना लेना, यहां से आपको जरूर बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि नोट्स बना लो और इसका आप लोग बार बार रिवीजन करो। यहां क्वेश्चन नंबर 8 पर अगर आप फोकस करो तो ये भी एक विशेषता पूछा गया है, लेकिन एक छायावाद युग की विशेषता पूछा गया है। यहां क्या पूछा गया है? छायावाद के 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। देखो, रीतिकाल और छायावादी युग अलग अलग है, तो यहां आपको छायावाद युग की प्रमुख विशेषताएं लिखना है। तो यहां आप लिख देना छायावाद के काव्य की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से है। पहला आप देखो, पहला जो हमारा है वो है प्रेम सौंदर्य का चित्रण। क्या है? प्रेम सौंदर्य का चित्रण। इसमें प्रेम सौंदर्य का चित्रण किया गया है। दूसरा है प्राकृत का मानवीकरण। जो प्राकृत है उसका मानवीयकरण किया गया है, किसमें? छायावाद युग में, ठीक है। तीसरा है रहस्यवादी भावना। इसमें रहस्यवादी भावना के बारे में भी बताया गया। तो यहां जो हमारा तीसरी विशेषता है वो रहस्यवादी भावना, ठीक है। तो ये आपको छायावाद युग की ये तीनों विशेषताएं याद रखना है। 2 पूछा जाएगा तो आप इन तीनों में से कोई भी 2 लिख सकते हो और आपको 2 मार्क्स बहुत आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। अब हमारा आएगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका ये पूछ रहा है कि छायावाद युग जो है ना, छायावाद युग के 2 कवियों के नाम और उनकी 2 रचनाओं का नाम बताना है। आपसे 2 रचनाएं पूछ रहा है, मतलब एक कवि की 2 रचना, ठीक है। तो आप रचना भी याद रखना, रचना के भी आपके 1 नंबर होते हैं, ठीक है। तो यहां पहला आपके हैं छायावाद युग के जयशंकर प्रसाद, जिसने छायावाद युग का प्रवर्तक माना जाता है, ठीक है। सेकंड है महादेवी वर्मा, ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद जी की जो रचना है वो कामायनी और आंसू, ठीक है। और यहां आप चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त भी लिख सकते हो क्योंकि ये भी जो है ना जयशंकर प्रसाद जी की रचना ही है। और यामा और दीपशिखा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा जी की रचना है। तो यामा और दीपशिखा आपका दोनों हो गया महादेवी वर्मा का, और यहां जयशंकर प्रसाद जी का है कामायनी और आंसू। तो ये दोनों आप याद रखना, जयशंकर प्रसाद जी का, और महादेवी वर्मा का याद रखना यामा और दीपशिखा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है और बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 यहां आप लोग देखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे ये पूछ रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं आपसे कोशिश कर रहा हूं कि नोट बना लेना, याद करना कि प्रयोगवादी कविता की किन्हीं 2 विशेषता। यहां आपको प्रयोगवादी कविता, जो प्रयोगवादी युग हैं, उनकी 2 विशेषता या फिर प्रवृत्तियों का उल्लेख करो।
यहां आपको लिखना है कि प्रयोगवादी कविता की दो विशेषताएं इस प्रकार से हैं। एक एक विशेषता को हम लोग देखेंगे। जैसा कि पहले विशेषता अगर आप देखो तो यहां लिखा हुआ है नवीन बिंब एवं नवीन प्रतीकों का मोह। जो नवीन बिंब है एवं नवीन प्रतीकों का मोह। सेकंड है कुंठा और निराशा का स्वर, ठीक है, कुंठा और निराशा का स्वर। और तीसरा है मुक्तक शैली का प्रयोग, ठीक है। तो ये तीन जो है ये प्रयोगवादी कविता की विशेषताएं हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है और ये 10 क्वेश्चंस आप बोर्ड परीक्षा में याद करके जाओगे तो आप बहुत ज्यादा मार्क्स अचीव कर सकते हो। तो ये आप लोग याद करना, नोट्स भी बना लेना, ठीक है, और इसको बार बार रिवीजन भी करना। चलो हम लोग देखते हैं जो हमारे और सारे क्वेश्चंस हैं हिंदी के। अब हम लोग देखने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका गद्यांश, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क का पूछा जाता है, यानी कि 6 मार्क का, ठीक है। अगर आप ये तैयार करके जाते हो तो ये बोर्ड परीक्षा में 100% पूछा जा सकता है, इसलिए आप ये जरूर तैयार करके जाना। आपकी हिंदी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश है। लिखा हुआ है कुसंग का ज्वर जो होता है सबसे भयानक होता है। जो कुसंग होता है उसका ज्वर जो होता है सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्बुद्धि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। ये नीति और सद्बुद्धि का ही नाश नहीं करता बल्कि ये जो बुद्धि है उसको भी क्षय कर देता है। किसी युवा पुरुष, अब यहां से रेखांकित अंश आ गया, किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी, यदि जो युवा पुरुष हैं, ठीक है, अगर उनकी संगत बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। जो पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। अवनति मतलब होता है कि उन्नत नहीं कर पाएगा और अपने जो मतलब जमीन जायदाद है उसे बेचेगा, खाएगा, क्योंकि उनकी संगत क्या है, गलत है, ठीक है। जो उनकी संगत है वो बुरा है, इसलिए, ठीक है, जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। अगर उसका जो है संगत सही है, उसका दोस्त सही है, उसके साथ जो रहता है वो सही है, तो वो निरंतर उन्नति करेगा। तो आप लोग याद रखना कि बुरे लोगों के साथ कभी मत जाना, क्योंकि वो आपको बुरा ही सिखाएंगे, आपको बुराई पर ही ले जाएंगे। अच्छाई पर चलो, यानी कि अच्छे लोगों का साथ करो, आप निरंतर उन्नति करोगे, ठीक है। क्योंकि आप अच्छे लोगों का साथ करोगे तो अच्छी विचार आपको भी देंगे और आपको भी पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका आपको सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे पहले आपको इसका संदर्भ लिखना है। क्या लिखना है, संदर्भ लिखना पड़ेगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क का आएगा। संदर्भ, जैसे आपको ये पहचानना है इसकी चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक कौन है, ठीक है। दूसरा, आपको जो रेखांकित अंश है उसकी व्याख्या करना है। रेखांकित अंश यहां से स्टार्ट है, देखो, किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा 2 मार्क का, वो रहेगा, अब जैसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसमें आपको उसका आंसर मिल जाएगा जो आपका गद्यांश होता है। यहां क्वेश्चन पूछ रहा है कि अच्छी संगति से होने वाली लाभों को उदाहरण देकर समझाइए। तो हम लोग इसको देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे, वो समझेंगे आ वाला, ठीक है, यानी कि आ जो हमारा है वो संदर्भ लिखना है। तो यहां आप लोग हेडिंग डाल दीजिए संदर्भ, ठीक है। संदर्भ डालने के बाद आप यहां अंडरलाइन कर लीजिएगा, फिर आप संदर्भ लिखिएगा। तो ये आप लोगों को पता होगा कि किस चैप्टर से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, क्योंकि इसमें मित्र के बारे में बात किया गया है, तो ये मित्रता चैप्टर से लिया गया है। और इसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो यहां सबसे पहले आप लिखना जो प्रस्तुत गद्यावतरण, ठीक है। क्या लिखोगे, प्रस्तुत जो आपका गद्य, ठीक है, गद्य अवतरण। याद रखना, मैं आपको बहुत सटीक तरीका बताने वाला हूं, अगर ऐसे लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जो आपके लेखक हैं वो कौन है, इसको आपको विलेख से लिखना है, लेखक का नाम, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं इनके लेखक, ठीक है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा, ठीक है। लेखक का नाम अच्छे से याद रखना, कोई भी गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके गद्यांश में। संदर्भ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एवं हमारी
पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक, ये किससे लिया गया है? विलेख से लिखना है क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हिंदी, ठीक है, कॉमा लगा देना ऊपर, हिंदी, हिंदी के गद्य खंड। अब गद्य खंड हिंदी का एक गद्य खंड इसका भाग है, तो आप यहां लिख देना गद्य खंड, ठीक है, यहां थोड़ा सा कॉमा लगा देना, गद्य खंड, ठीक है, में संकलित, में संकलित, में संकलित। अब आपको विलेख से लिखना है क्योंकि हमें चैप्टर का नाम लिखना है, तो यहां आप ऊपर कॉमा लगाना और लिखना जिस भी चैप्टर का है। जैसे ये है मित्रता, ठीक है, मित्रता नामक निबंध से अवतरित है, मित्रता नामक निबंध है आपका, निबंध कौन सी विधा है? निबंध विधा, निबंध से अवतरित है, अवतरित, अवतरित है। बस इतना याद रखना। ये आपको संदर्भ अगर ऐसे लिखोगे कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैंने जहां जैसे आपका ये आपका मैंने विलेख से लिखा क्योंकि लेखक का नाम है, ये मैंने हिंदी भी क्योंकि ये हाईलाइटेड करना है, ये आपका मित्रता जो कि इसके चैप्टर का नाम है, तो मैंने विलेख से लिखा। ऐसा में एग्जामिनर को सबसे अच्छा लिखेगा और आपको पूरा मार्क दे देगा, ठीक है, इतना आप याद रखना। और ये आपको पहचानना आना चाहिए किस चैप्टर से लिया गया, इसके लेखक कौन है। या फिर आप इसे दूसरे भाषा में भी लिख सकते हो, आप हेडिंग डाल सकते हो, पाठ का नाम, लेखक का नाम, पाठ का नाम लिखो, फिर लेखक का नाम, आपको फिर भी नंबर फुल दिया जाएगा। लेकिन ये सबसे अच्छा तरीका है संदर्भ लिखने का, तो आप ऐसे लिखोगे तो आपको 100% मैं कह रहा हूं कि फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो ये आप जरूर याद रखना। तो ये हमारा संदर्भ हो चुका है। अब हमें रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, ये बा वाला हमें रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो हमें यह है रेखांकित अंश, किसी युवा पुरुष, जो किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। जैसे अगर पैर में चक्की बन जाए तो वो आगे पीछे नहीं जा सकता, वहीं गिर जाएगा, ठीक है, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। अब हम लोग देखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। अब आप देखो रेखांकित अंश की व्याख्या, जैसा कि यहां से स्टार्ट है कि यहां से किसी युवा पुरुष से, तो यहां आप लोग ये देखिए, यहां आपको लिखना है रेखांकित अंश की व्याख्या। फिर आपको लिखना है, जैसा आपको पढ़ लिया, ठीक है, अब आपको बढ़िया से लिखना है कि मानव जीवन में युवा अवस्था, यानी कि युवा अवस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। देखो युवा अवस्था सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसमें आप मतलब अपने आप को कितना ज्यादा डेवलपमेंट कर सकते हो, ये सब, ठीक है, तो ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कुसंगित किसी युवा मनुष्य की सारी प्रगति को उसी तरह रोक लेती है जो कुसंगित है, जिनकी संगति अच्छी नहीं है, बुरे लोगों से संगति है, ठीक है, कुसंगित। कुसंगित किसी युवा पुरुष की सारी प्रगति मतलब होता है उन्नति को उसी तरह रोक लेती है जिस प्रकार पैरों में बंधी हुई भारी पत्थर, जैसे पैरों में भारी पत्थर बांध दिया जाए तो वो उसी स्थान पर खड़ा रहेगा और कहीं जा नहीं पाएगा, ना आगे ना पीछे, उसी स्थान पर खड़ा रहेगा। किसी व्यक्ति को आगे बढ़ने नहीं देता, वरन प्रायः उसे गिरा देता है। वो मतलब और आगे नहीं बढ़ने देगा, भले ही आप पीछे चले जाओ, गिर जाओगे, लेकिन आगे नहीं बढ़ने देगा। ये होते हैं बुरे लोग। अगर आप बुरे लोगों का संगत करोगे तो वो आगे नहीं जाने देंगे और आप गिर जाओगे, वहीं बेकार हो जाओगे। इसी प्रकार कुसंगित में लिप्त मनुष्य का पतन होने लगता है। पतन मतलब उनके चाहे जो चीजें हैं वो सारी खत्म होने लगते हैं, पतन होने लगता है, ठीक है, और वह दिन प्रतिदिन पतन के मार्ग पर अग्रसर होता रहता है और वो दिन ब दिन खत्म होता जाता है। उनके जो सारे धन जायदाद हैं वो सारे खत्म होते जाते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं आपके बुरे संगति, ठीक है। इसके विपरीत अच्छी संगति हमारे लिए एक ऐसी सुदृढ़ बाह अर्थात आपका सहारा होती है जो हमें गिरने नहीं देती, अपितु उन्नति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ाती है। और अगर आपकी संगति अच्छी होगी तो वो आपके लिए एक बाहु के समान होगी जो आपको हमेशा सहारा प्रदान करेगा, आप निरंतर उन्नति करोगे, आपको गिरने से रोकेगा। तो ये होते हैं अच्छी संगति और बुरी संगति। इससे आपको सीख भी मिलता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, इसलिए आप इसे जरूर तैयार करके जाना, ठीक है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा है जो कि आपको मैं दिखा दूं, यहां लिखा हुआ है अच्छी संगति से होने वाले लाभों को उदाहरण देकर समझाइए। तो यहां मैं अच्छी संगति का थोड़ा सा बताता हूं। जैसा कि लिखा हुआ है अच्छी संगति सहारा देने वाली बाह के समान होगी या फिर बाहु के समान होती है, जो व्यक्ति की जीवन रक्षक मतलब जीवन की रक्षा करता है और उसे उन्नति की ओर ले जाने वाली होती है और उसे उन्नति की तरफ ले जाती है, ठीक है, उन्हें गिरने नहीं देती है, लगातार उन्नति करते हैं, निरंतर उन्नति करते हैं,
ठीक है। तो ये हमारा है 3, यानी कि यहां से आपको 2 मार्क मिल जाएगा। इस तरह से आप करोगे तो आपको फुल मार्क मिल जाएगा। तो ये है हमारा गद्यांश। आई होप कि आपको ये गद्यांश समझ में आ गया होगा। अगर ये गद्यांश बोर्ड परीक्षा में आएगा तो आप चुटकियों में कर सकते हो। आप इसका रिवीजन करो, ना समझ में आए वीडियो को दोबारा देखो, लेकिन पूरा समझ के जाना, ठीक है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश मैंने ढूंढा है और यही आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो ये हमारा है गद्यांश। अब हम लोग देखेंगे जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पद्यांश है। यहां आप लोग ये पद्यांश देखो, बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आपका पद्यांश है जो कि आपका तुलसीदास जी का है, ठीक है। मैंने बता दिया तुलसीदास जी का। ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पद्यांश है, तैयार करके ही जाना। 2011, 13, 15, 17, 19 में आया हुआ है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पद्यांश है। सबसे पहले आप इसे ध्यान से पढ़ो। जब आप ध्यान से पढ़ोगे तभी इसका अर्थ भी निकाल पाओगे, वरना नहीं निकाल पाओगे अर्थ। लिखा हुआ है, सुनि सुंदर बैन सुधारक साने सयानी है जानकी जानी भली, ठीक है। तिरछी करी नैन दै सैन तिन्हे समुझाई कछु मुस्काई चली, तुलसी ते ही अवसर सोहे सभय अवलोकति लोचन लाहु अली, अनुराग तराग से भानु उदय विगसी मानो मंजुल कंज कली। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सुंदर पद्यांश है जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे जरूर तैयार करके जाना। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे इसका संदर्भ कैसे लिखा जाता है, प्रसंग कैसे लिखा जाता है, व्याख्या कैसे लिखा जाता है। अगर आप संदर्भ लिखोगे तो 2 मार्क मिलेगा, प्रसंग लिखोगे 2 मार्क, व्याख्या लिखोगे 2 मार्क, आपको कुल मिला के 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जरूर तैयार करके जाना, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा जो तैयार करके जाना। तो चलो अब हम लोग देखते हैं इसका संदर्भ कैसे लिखें। तो यहां आपका तुलसीदास वैसे लिखा हुआ है, तुलसी, तो ये आपको पता हो गया कि तुलसीदास जी इसके आपके कवि हैं, ठीक है, कविवर हैं, रचयिता हैं, ठीक है। तो चलो अब हम लोग देखते हैं इसका संदर्भ। इसका संदर्भ आपको कैसे लिखना है। संदर्भ आप कई प्रकार से लिख सकते हो, लेकिन मैं आपको एक सटीक तरीका बताता हूं। जिस तरह से लिखोगे तो एग्जामिनर समझेगा बच्चे ने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है। सबसे पहले आप लिखना प्रस्तुत। यह आपका क्या है जो आपको लिखना है, प्रस्तुत, ठीक है। प्रस्तुत, ध्यान रखना मैं आपको बहुत अच्छे से बताने वाला हूं। प्रस्तुत काव्य पंक्ति, ये आपका काव्य खंड है ना, ठीक है। वो गद्य खंड था, ये काव्य खंड है या फिर आपका पद्य है, ठीक है। प्रस्तुत आपकी काव्य पंक्तियां, ये पंक्तियां है ना, काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है, हमारी पाठ्य पुस्तक, याद रखना बहुत अच्छे से बताने वाला हूं। तो यहां हमारी पाठ्य पुस्तक, यहां आप ब्लैक से लिखना हिंदी, ठीक है। अगर आप इतना अट्रैक्टिव लिखोगे तो एग्जामिनर आपको फुल मार्क देकर ही जाएगा। हिंदी के आपके काव्य खंड, वो गद्य खंड था, ये आपका काव्य खंड है। इतना तो आप याद ही रख सकते हो, काव्य खंड के। अब ये जो आपका चैप्टर है ना, उसका नाम है धनुष भंग। क्या नाम है, धनुष भंग, ठीक है, धनुष भंग, बीच में थोड़ा सा डैश दे देना, धनुष भंग, ठीक है। कविता, ये आपका कविता है, धनुष भंग कविता शीर्षक से अवतरित है। धनुष भंग कविता शीर्षक से क्या है, अवतरित है, ठीक है। इतना समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अवतरित है और यह अंश हमारी, ध्यान रखना मैं आपको बहुत अच्छे से बता रहा हूं, ऐसा लिखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा एग्जामिनर को, ठीक है। यह अंश हमारी जो पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक में आपकी जो इसके मतलब रचयिता हैं, ठीक है, ये हैं गोस्वामी तुलसीदास, ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है। देखो मैंने लिख दिया ना द्वारा रचित, यानी कि रचयिता कौन है, गोस्वामी तुलसीदास जी है। तो गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित आपका एक बहुत मतलब आपका श्री रामचरित मानस, ठीक है। यहां मैं इसे ब्लैक से लिख देता हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनके लिए, ठीक है। श्री रामचरित मानस, ठीक है। के वालखंड या फिर वालकांड, ठीक है। वालकांड यानी कि जो बालक का, ठीक है, वालकांड में संकलित है,
है। बस इतना सा लिखना है, लेकिन बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। देखो मैंने किया क्या है, यहां पूरा मैंने बता दिया, जैसे इनके धनुष भंग चैप्टर का भी नाम बता दिया, गोस्वामी तुलसीदास के रचयिता हैं। और यहां मैंने एक मेन पॉइंट लिख दिया कि श्री रामचंद्र मानस के बालखंड में आपका संकलित है। यहां से आपको पता चलेगा एग्जामिनर क्या सोचेगा कि बच्चे को बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि ये सारी चीजें लिख दिया जो इसमें हमें जानना चाहिए। तो यहां से आपको फुल मार्क मिलने का ज्यादा चांस हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से लिखना, आपको फुल मार्क जरूर मिलेगा। ओके, अब यहां मैं आपको प्रसंग बता देता हूं कि प्रसंग कैसे लिखें। प्रसंग आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इसे पढ़ना है ध्यान से। तो प्रसंग में आपको इसका एक छोटा सा भाग लिख देना है, जैसे इन पंक्तियों में जो ग्राम वधू हैं, जो ग्राम की वधू मतलब होता है जो महिलाएं होती हैं, के प्रश्न का उत्तर देती हुई सीता, जो सीता जी हैं, अपने हाव भाव से ही राम के विषय में सब कुछ बता देती हैं। अपने हाव भाव, अपने इशारे से, अपने मुस्कुराहट से राम जी के बारे में सब कुछ बता देती हैं। और गांव की नारियां समझ भी जाती हैं कि ये कौन है इनके। ठीक है, तो यहां से आपको प्रसंग लिखना है। अब व्याख्या में आपको बहुत अच्छे से बताने वाला हूं। व्याख्या थोड़ा लॉन्ग है, क्योंकि ये आपका थोड़ा लॉन्ग आपका पद्यांश है, तो समझना। जो ग्राम वधू है, जो ग्राम की महिलाएं हैं, ठीक है, ग्राम की वधू, ठीक है, थोड़ा सा ने राम के विषय में सीता जी से पूछा, राम के विषय में जो सीता जी से पूछा कि ये सांवले और सुंदर रूप वाले तुम्हारे क्या लगते हैं, जो ये सांवले और सुंदर रूप वाले आपके साथ हैं, ये तुम्हारे क्या लगते हैं। ग्राम वधुओं के अमृत जैसी मधुर वचनों को सुनकर चतुर सीता जी उनके मनोभावों को समझ गई। जब ग्राम वधुओं के इन चतुर, जो उनकी मतलब एक मधुर बातों को सुनकर, वचनों को सुनकर जब सीता जी उनके बातों को सुनती हैं, तो उनके मनोभाव, उनके दिल की बातों को समझ जाती हैं, आखिर ये हमसे पूछना क्या चाहती हैं। ठीक है, तो सीता जी ने उनके प्रश्न का उत्तर मुस्कुराहट, मतलब अपने मुस्कुराहट से तथा संकेत भरी दृष्टि से ही दे दिया। मतलब अपनी मुस्कुराहट और संकेत से ही बता दिया कि ये हमारे कौन हैं। ठीक है, श्री राम जी कौन हैं। ठीक है, उन्हें मुख से कुछ यानी कि मुख से कुछ ये बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी, मुख से नहीं बोलना पड़ा, क्योंकि वो इशारे और संकेत और मुस्कुराहट से ही पता चल गया कि उन्हें जो स्त्रियोचित लज्जा के कारण केवल संकेत से ही राम के विषय में समझा दिया कि ये मेरे पति हैं। मतलब वो केवल संकेत से, मुस्कुराहट से ही गांव की नारियों को समझा दिया कि ये हमारे पति हैं। ठीक है, ये हमारे कौन है, पति हैं। और वो गांव की नारियां जो है वो समझ भी गई, जो ग्राम वधू हैं वो समझ भी गई। ठीक है, तो यहां तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी के संकेत को समझकर सभी जो सखियां हैं, जो स्त्रियां हैं सखियां, राम के सौंदर्य को एक टक मतलब देखती रही, देखती हुई अपने नेत्रों को लाभ प्रदान करती हैं, प्रदान करने लगी। जैसे श्री राम को देखकर जो गांव की स्त्रियां हैं वो सोचती हैं आज मैंने मतलब सामक्ष श्री राम जी को ही देख लिया, मतलब भगवान को देख लिया, तो वो अपने नेत्रों को लाभ प्राप्त करने लगती हैं। ठीक है, कि हमने देखा है। तो ये आपके लिए इतना है, अभी और थोड़ा सा आपका है। ठीक है, वो भी याद रखना, थोड़ा सा और हमारा व्याख्या है, ये देखो यहां। ठीक है, उस समय ऐसा प्रतीत होता है जब गांव की नारियां श्री राम जी को प्रत्यक्ष देखती हैं, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो प्रेम के सरोवर में, जो प्रेम के सरोवर में राम रूप सूर्य का उदय हो गया, राम रूपी सूर्य का उदय हो गया, और ग्राम वधुओं के नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां खिल गई। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पद्यांश है, जो आपको याद करके ही जाना है। कहेंगे कि जीवन परिचय कैसे लिखें। हाँ स्टूडेंट, आज हम लोग समझने वाले हैं कि जीवन परिचय लिखने का सही तरीका क्या है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इस तरीके से जीवन परिचय लिखोगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क मिलेगा। अगर आपको जीवन परिचय लिखना है तो सबसे मेन पॉइंट्स जो है वो जीवन परिचय का याद होना चाहिए। और जीवन परिचय का जो सबसे मेन पॉइंट होता है वो होता है जन्म और मृत्यु। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे जीवन परिचय लिखने का ट्रिक अगर बताया जाए, अभी मैं आपको लिख कर समझाने वाला हूं। उसमें सबसे पहला जो आपका है जन्म, कब इनका जन्म हुआ,
ठीक है, किस ईस्वी में जन्म हुआ, कहाँ हुआ, जो जन्म स्थान इनका क्या है, और शिक्षा दीक्षा इनकी क्या है। जो शिक्षा है वैसे तो जो कॉमन बात है, हिंदी, उर्दू, फारसी, संस्कृत आदि भाषाओं का अध्ययन था, सभी कवि या लेखक में लिखा जाता है। पुरस्कार जैसे कई सारे जो लेखक हैं या कवि हैं उनको पुरस्कार भी मिले हैं, पुरस्कृत भी किया गया है, ठीक है। और मृत्यु कब हुई ये। एंड 6 नंबर पॉइंट है कि रचनाएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लास 10 के लिए 1 नंबर का आता है बोर्ड एग्जाम में। तो ये 6 पॉइंट अगर आप सही लिखते हो बिल्कुल सही तरीके से, तो फिर आपका जीवन परिचय में कोई भी 1 नंबर नहीं काट सकता, फुल मार्क मिलेगा, ठीक है। तो फिर हम लोग देखेंगे बिल्कुल सही तरीका जीवन परिचय लिखने का, एक एक पॉइंट को सीखने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग ध्यान से देखो। तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि ये किस प्रश्नोत्तर में पूछा जाता है, ठीक है। तो क्लास 10th में ये जो है ना प्रश्नोत्तर नंबर 5 का है, ठीक है। तो यहां आप डाल देना, सबसे पहले ऊपर आपको डालना है कि जो आपका कोई भी प्रश्नोत्तर हो, प्रश्नोत्तर, ठीक है, संख्या 5वां का ये का है, ठीक है। का में आपका पूछा गया है, ठीक है, समझ में आया। ओके, ये फिर आपको छोटा सा अंडरलाइन कर देना है जैसे मैंने लिखा है। ओके, समझ में आया जो मैंने बताया आप लोगों को। फिर आपको यहां डालना है जीवन परिचय, जो आप लोगों का जीवन परिचय। बोर्ड एग्जाम में आपका 3 ऑप्शन रहेगा, तो वो तो आपको पता है। और यहां मैं बता दूं किसका ये जीवन परिचय है, तो ये है जयशंकर प्रसाद जी। मैं यहां कॉमन सा लिख देता हूं जयशंकर प्रसाद, क्योंकि मुझे तो बताना ही पड़ेगा, बोर्ड एग्जाम के पेपर में लिखा रहता है तो वो तो आपकी आम बात है। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में अगर जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय आ जाए तो ठीक है, ऐसे ही लिखना है। प्रश्नोत्तर नंबर डालना है 5 का, ठीक है। फिर आपको यहाँ जीवन परिचय हेडिंग डालना है, जयशंकर प्रसाद भी लिख देना है नीचे। ओके, फिर आपको यहां लिखना है जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी में सुंगनी साहू नाम से प्रचलित परिवार में सन कितना में हुआ, 1889 ईस्वी में हुआ। कब हुआ, सन 1889 ईस्वी में ही, ठीक है, ऐसा लिख देना। यहां देखो ये जो मैंने ब्लैक से लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि ये हाईलाइट है। अब ये जब हाईलाइट रहेगा तो बोर्ड एग्जामिनर जो है उसका नजर इस पर जाएगा। और अगर आप सही बिल्कुल लिखे हो, बिल्कुल सही, आपको कोई भी इसमें शंका नहीं है कि गलत है, तभी आपको ब्लैक से लिखना है। अगर आपको नहीं याद है तो आपको उसे ब्लू से ही लिख देना है, उतना हाईलाइट नहीं रहता, तब अच्छा रहेगा। और अगर आपका सही है बिल्कुल तो बढ़िया से लिखो। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। जो जयशंकर प्रसाद जी हैं उनके पिता का नाम क्या था, देवी प्रसाद था, देवी प्रसाद, ठीक है, यहां मैंने लिख दिया है। और इसको भी मैंने ब्लैक से लिखा है। इनके परिवार का जो मुख्य व्यापार जो था तंबाकू का था। इनके परिवार का जो मुख्य व्यापार था, सबसे मेन जो उनका व्यापार था वो तंबाकू का था। और इनके युवा अवस्था में इनके पिता स्वर्गवास हो गया था, यानी कि इनके युवा अवस्था में इनके पिता का स्वर्गवास हो गया था। जब इनकी युवा अवस्था थी तभी इनकी किसका, पिता का स्वर्गवास हो गया, ठीक है, युवा अवस्था में। उनके 4 वर्ष बाद इनकी माता का भी स्वर्गवास हो गया, मृत्यु हो गई। मतलब इनके पिता के स्वर्गवास के बाद 4 वर्ष के, मात्र ओनली 4 वर्ष के बाद, ठीक है, ये सारी पॉइंट आपको याद रखना है। इनके माता की भी मृत्यु हो गया और इसीलिए यह हो गई, ठीक है। इसलिए प्रसाद जी का शिक्षा दीक्षा पालन पोषण इनके बड़े भाई शंभू रत्न ने किया। इनके बड़े भाई का जो नाम था वो शंभू रत्न था, ठीक है। तो उन्होंने इनका शिक्षा दीक्षा पालन पोषण सभी किया। और मैं आपको बता दूं कि हैंड राइटिंग इज इंपॉर्टेंट। अगर आप हैंड राइटिंग आपकी अच्छी है तो हैंड राइटिंग अच्छे से लिखना जीवन परिचय में, क्योंकि हैंड राइटिंग के भी नंबर कट जाते हैं, ठीक है। तो हैंड राइटिंग आपको अच्छे से लिखना है। स्वर्गवास हो गया और इनके जो शिक्षा दीक्षा इनके बड़े भाई शंभू रत्न ने किया। और प्रसाद जी ने हिंदी, जो हिंदी है एंड फारसी है, संस्कृत है, ठीक है, संस्कृत, उर्दू तथा अंग्रेजी शिक्षा घर पर ही प्राप्त किया। मतलब इसकी जो शिक्षा है ये घर पर ही प्राप्त की, खुद से पढ़कर। और इनके बड़े भाई की मृत्यु होने के कारण, इनके बड़े भाई जो शंभू रत्न जी थे उनकी भी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु हो जाने के कारण तंबाकू का जो व्यापार था वो भी ठप हो गया तथा इनका परिवार ऋणग्रस्त हो गया। इनके माता का, पहले पिता का मृत्यु हुआ, फिर ओनली 4 वर्ष के बाद माता का भी मृत्यु हो गया। तो इनकी शिक्षा दीक्षा जो बड़े भाई शंभू रत्न ने किया, लेकिन हुआ क्या कि शंभू रत्न की भी मृत्यु हो गई। तो इनका जो मुख्य व्यापार क्या था, तंबाकू का था, वो भी भ्रष्ट हो गया, ठप हो गया। और इनका परिवार ऋणग्रस्त हो गया। ऋणग्रस्त का मतलब ऋण से ग्रस्त हो गया।
एंड ऋण चुकाने के लिए इन्होंने पूरी पैतृक संपत्ति को बेच दी। जो जयशंकर प्रसाद जी थे वो ऋण को चुकाना चाहते थे, जो इनके ऊपर बोझ था, ऋण था, उसको चुकाने के लिए अपनी पूरी पैतृक संपत्ति थी उसको बेच दी। और प्रसाद जी को अनेक विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। जयशंकर प्रसाद जी को बहुत सारे अनेक विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा और प्रसाद जी क्षय रोग के शिकार हो गए। क्या हुआ? जो जयशंकर प्रसाद जी क्षय रोग के शिकार हो गए और रंज के द्वारा इनका शरीर बहुत ज्यादा दुर्बल हो गया। रंज रोग के कारण इनका जो शरीर है बहुत ज्यादा दुर्बल हो गया और काशी में सन 1937 ईस्वी में को प्रसाद जी का स्वर्गवास हो गया। कब? 1937 ईस्वी में। जन्म हुआ है 1889 में, उधर 11 साल और इधर आपका 37 साल, यानी कि ओनली 48 साल में इनकी मृत्यु हो गई। तो काफी कम मतलब जीवित रहे जयशंकर प्रसाद जी, लेकिन ये जो है काफी दुख भरी जीवन परिचय है, क्योंकि माता पिता बड़े भाई सभी की मृत्यु भी हो गई। और यहाँ मैंने इसको बहुत अच्छे से जीवन परिचय लिखा है, ज्यादा लंबा नहीं लिखा है, बहुत ज्यादा शॉर्टकट नहीं किया है, बहुत अच्छे से लिखा है। अब आपको लिखना है रचनाएं, जो इनकी रचनाएं हैं, ठीक है। यहाँ आप लोग हेडिंग डालिएगा रचनाएं और बढ़िया से अंडरलाइन कर दीजिएगा। जितनी रचनाएं आती हैं वो आप लिख दो। जैसे यहां मैं लिख देता हूं कामायनी, आंसू एंड और हैं जैसे चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त आदि, ये सारी इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, रचनाएं आपको लिख देना है। तो ये है बिल्कुल सही तरीका जीवन परिचय लिखने का। देखो जहां मैंने ब्लैक कलर का यूज किया है वहां ब्लैक कलर का यूज करो। मैंने क्यों किया है? क्योंकि ये सारे बहुत ज्यादा मेन पॉइंट हैं। यहां मैंने ब्लैक कलर का यूज किया है तो फिर ब्लैक कलर। यहां देखो मैंने पिता का नाम भी ब्लैक कलर से लिखा है। देखो ये है बिल्कुल सही तरीका लिखने का। आप प्रश्नोत्तर नंबर डालो, जिस लेखक या कवि का जीवन परिचय लिखना हो वो डालो, फिर जीवन परिचय लिखकर आप यहां आप अंडरलाइन कर दो, फिर आप बढ़िया से जीवन परिचय लिखो, कोई दिक्कत नहीं होगा। जो जो आता है उन चाहे कवि हो चाहे लेखक हो उनके बारे में पूरा लिख डालो, ठीक है। और इसमें कॉमन बात ये है, थोड़े थोड़े कॉमन बात हो जाते हैं, जैसे शिक्षा दीक्षा वही होते हैं, हिंदी उर्दू फारसी आदि भाषाओं का अध्ययन किया, ठीक है। एंड आप लोगों को जो जन्म आपका उनका कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, ये सबसे ज्यादा मेन पॉइंट है। लेखक जो आपके एग्जामिनर हैं ये ज्यादा देखते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दो। कोरोना वायरस पर निबंध ये बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास 10th में हो या 12th में हो, सभी के लिए ये निबंध बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। देखो सबसे पहले निबंध को लिखने से पहले आपको उसके बारे में कुछ पता होना चाहिए। जैसे यहां आपका कोरोना वायरस पर निबंध है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका प्रस्तावना, ठीक है। इसका प्रस्तावना देखेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये कहां से आया, कैसे आया। तो देखो कोरोना वायरस जो है चीन के वुहान राज्य से समाचार की दृष्टि से फैला, ठीक है। इतना तो आपको पता ही होगा कि कोरोना वायरस जो है चीन के वुहान राज्य से समाचार की दृष्टि से फैला, और यह जो है वुहान में पशु मार्केट, जहां पशु काटे जाते थे, ठीक है, चीन में पशु काटे जाते थे, तो ठीक है, वुहान के पशु मार्केट से निकलकर चीन के कई राज्यों में फैला, चीन के कई राज्यों में फैल गया, ठीक है। जब चीन के कई राज्यों में फैल गया और देखते ही देखते इसने लाखों लोगों की जिंदगी से खेलना शुरू कर दिया। देखते ही देखते ये लाखों लोगों की जिंदगी से खेलना शुरू कर दिया। लाखों लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए, ठीक है, लाखों लोगों की जिंदगी से खेलना शुरू कर दिया। और इस कोरोना वायरस ने 180 देश, जो 180 देश हैं और उनके राज्य, जो देश के राज्य हैं, को अपने चपेट में ले लिया, ठीक है। 180 देश है, 180 देश और उनके राज्यों को चपेट में ले लिया। एंड 7 जनवरी 2020, ठीक है, 2020 को चीन ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को नए कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 के बारे में जानकारी दी, ठीक है। देखो पहले नहीं पता था ये क्या है, लेकिन बाद में जब 7 जनवरी 1920 को चीन के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में जब जांच किया गया तो पता चला ये कोरोना वायरस है, ठीक है, और बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो कोरोना वायरस के बारे में जानकारी दी।
तो ये है हमारा प्रस्तावना। प्रस्तावना में आप पूरे का थोड़ा छोटे में लिख दो, जैसे इसमें मैंने बता दिया ये कहां से आया, कैसे आया, सारी चीजें। तो ऐसे में आपको कोरोना वायरस का प्रस्तावना लिखना है। आप लोग देख सकते हो, ठीक है, बहुत आसान तरीके से मैंने बताया है और आप लोग ऐसे लिख भी सकते हो, ठीक है। कोरोना वायरस जो है चीन के वुहान राज्य से समाचार की दृष्टि से फैला। यह वुहान में पशु मार्केट से निकलकर चीन की कई राज्यों में फैला और देखते ही देखते यह लाखों लोगों की जिंदगी से खेलना शुरू कर दिया। इस कोरोना वायरस ने 180 देश और उनके राज्यों को अपने चपेट में ले लिया और 7 जनवरी 2020 को चीन के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को नए कोरोना वायरस कोविड-19 के बारे में जानकारी दी। ठीक है, ये हमारा है प्रस्तावना। आपको समझ में आ गया होगा प्रस्तावना। अब सेकंड नंबर जो है कोरोना जो है कैसे फैलता है, कोरोना वायरस कैसे फैलता है, ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। ये देख सकते हो जैसा मैंने लिखा है सेम इसी प्रकार से रहेगा। तो कोरोना वायरस जो है कोरोना वायरस संक्रमित मरीज के छींकने से, ठीक है, कोरोना वायरस से अगर कोई भी मरीज संक्रमित है तो उसके छींकने से उसके आसपास के लोगों तक तेजी से फैलता है। अगर वो छींकता है तो छींकने से जो वायरस है वो बाहर आते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा जब छींकते हैं ना तो मतलब ओस के टाइप का बाहर आता है, ठीक है, तो फिर वही वायरस हैं जो वो बाहर आते हैं, ठीक है, तो वही वायरस दूसरे व्यक्तियों में भी फैल जाते हैं, ठीक है। और मरीज की थूक छूकर अपने मुंह, चेहरे, नाक को हाथ लगाने से भी फैलता है। अब जब मरीज का थूक छू लोगे, अपने मुंह, कान, नाक, हाथ कहीं भी लगाओगे तो फिर वो आपके अंदर भी ट्रांसफर हो जाएगा। और यह बिना लक्षण दिखाए 14 दिनों तक एक्टिव हो सकता है। बिना लक्षण दिखाए, देखो कोरोना वायरस जो है बिना लक्षण दिखाए 14 दिनों तक एक्टिव रह सकता है। मतलब ये नहीं पता चलेगा कि इनको कोरोना वायरस है और 14 दिन के बाद पता चलेगा कि इनको कोरोना वायरस है, तब तक वो अपना असर बहुत ज्यादा कर चुका होगा, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो इसके लिए आप लोग बच के रहना। तो उसके बचने के उपाय भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। कोरोना वायरस से बचने का उपाय देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें आप करो कि इससे बचकर रहो क्योंकि बहुत ज्यादा खतरनाक है। देखो अपने हाथों को समय समय पर 20 सेकंड तक धोते रहें। देखो अपने हाथ को समय समय पर धोते रहो क्योंकि हैंड जो आपका हाथ है, आपने कहीं गए, स्कूल गए या फिर कहीं टहलने गए, आपने किसी से हाथ मिलाया, जब हाथ मिलाया अगर उनको कोरोना वायरस होगा तो उनकी बैक्टीरिया जो है, उनके जो वायरस है वो आपके हाथ में ट्रांसफर हो गए और आपने हाथ नहीं धोया, फिर खाना खा लिए, कुछ भी खा लिए, नाश्ता कर दिए, फिर वो जो है आपके अंदर चला जाएगा और वही वायरस आपके अंदर जाएगा तो आपके अंदर फैल जाएगा, ठीक है। आपके फेफड़ों को कमजोर कर देंगी, सांस लेने में दिक्कत होगा। तो यही सारी चीजें से फैलता है। बहुत सारे लोग भाई अगर खाना खाओ, कुछ भी खाओ तो हाथ जरूर धो लिया करो और इस समय आप किसी से हाथ ना मिलाओ, ठीक है, आप हाथ जोड़ सकते हो बस, ठीक है। तो 20 सेकंड तक धोते रहें और हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करें। हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करें, समय समय पर आप अपने हाथ को सैनिटाइज करते रहें। देखो जब अपने हाथ को सैनिटाइज करते रहोगे तो फिर आप जो बैक्टीरिया है वो अंदर नहीं जाने पाएंगी। और अपने मुंह पर मास्क जरूर लगाओ, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने मुंह पर मास्क जरूर लगाओ, ठीक है। मास्क लगाने से क्या होता है, देखो नाक मुंह से बहुत ज्यादा वायरस अंदर जाते हैं। तो अगर आप अपने मुंह पर मास्क लगा रहे होगे, अगर तुम्हारे हाथ में वायरस है, अगर आप चेहरे तक लाओगे तो फिर आपके मुंह पर मास्क लगा हुआ है तो उतना नहीं ट्रांसफर होता है, तो फिर आपका काफी ज्यादा बचाव होगा, आप उससे बच सकते हो। तो आप मुंह पर मास्क जरूर लगाओ, हाथ को अपने सैनिटाइज करते रहो, समय समय 20-20 सेकंड आप लोग अपने हाथ को धोओ। इससे बचने के लिए सरकार ने लॉकडाउन का फैसला कर लिया। जैसा कि आपको पता है सरकार ने लॉकडाउन भी लगाया था इससे बचने के लिए, जो इस समय ये आपका सही लिखना है, ठीक है, सही उपाय है, जो इस समय सही उपाय है। देखो सही उपाय क्यों है, क्योंकि लॉकडाउन लगा रहेगा, सब अपने घर में रहेंगे, बचकर रहेंगे और एक दूसरे से ज्यादा मिलेंगे नहीं, तो ये जो है एक बहुत सही उपाय है, सही है, ठीक है। मतलब एक सही इस समय सही उपाय है, ये बहुत ज्यादा सही उपाय है क्योंकि इससे बचने का यही उपाय सबसे ज्यादा सही है कि लॉकडाउन लगा दिया जाए ताकि एक दूसरे से मिल ना पाए, भीड़ ना इकट्ठा हो। तो ये सारी चीजें बहुत अच्छी बात है। तो ये हमारा है कोरोना वायरस से बचने का उपाय। अब कोरोना वायरस को लक्षण, अगर किसी व्यक्ति को कोरोना वायरस हो जाता है तो फिर उनके क्या क्या लक्षण रहेंगे। तेज बुखार हो सकता है, तेज बुखार रहे,
गले में दर्द, खांसी, सांस लेने में तकलीफ। देखो सांस लेने में इसमें बहुत ज्यादा तकलीफ होता है, यानी कि फेफड़ा कमजोर होना। फेफड़ा कमजोर होता है क्योंकि वो डायरेक्ट अपना अटैक जो है वो फेफड़े पर ही करता है, तो आपका फेफड़ा भी कमजोर हो सकता है। इससे आपको सांस लेने में काफी ज्यादा कठिनाई होगी, दिक्कत होगा, ठीक है। और यह जो है शरीर के अंगों को नाकाम कर देती हैं। शरीर के जो अंग हैं उनको नाकाम कर देती हैं, काम नहीं करेंगे, आपका शरीर का अंग काम नहीं करेगा, जिससे मरीज की मृत्यु हो जाती है, जिससे मरीज की मृत्यु भी हो जाती है। देखे होंगे आप लोगों ने, कोरोना वायरस से मरीज की मृत्यु भी हो गई। अब तो नया वेरिएंट आ रहा है ओमिक्रॉन, ठीक है। तो फिर आप लोग इसको ध्यान से लिखो। सबसे पहले कोरोना वायरस के लक्षण आपको पता चल गया, तो हेडिंग से आप याद रखना। जैसे मैंने बताया, प्रस्तावना, कोरोना वायरस कैसे फैलता है, कोरोना वायरस से बचने का उपाय एंड कोरोना वायरस के लक्षण। तो ये सारे हेडिंग से याद रखो, कोशिश करो आपको हेडिंग से याद होना चाहिए। अगर आपको हेडिंग याद है तो फिर आप बहुत आसानी से लिख सकते हो, ठीक है। अब हम लोग अगला हेडिंग देखते हैं। अगला है हमारा वैक्सीन की खोज। जैसा कि आपको पता है, जो वैक्सीन है, वैक्सीन की खोज हो चुकी है, ठीक है। तो वैक्सीन की खोज, जो कोविड-19 से लड़ने के लिए हमारे जो वैज्ञानिक हैं, देखो बहुत सारे वैज्ञानिक, ठीक है, एंड आपके डॉक्टर जो है, बहुत सारे डॉक्टर, बहुत सारे वैज्ञानिक निरंतर रिसर्च में लगे रहे। मतलब निरंतर रिसर्च करते रहे कि इसका कोई ना कोई वैक्सीन बनाना जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसे ही फैलता रहेगा तो एक ना एक दिन पूरी दुनिया में फैल जाएगी और सारे लोग मर जाएंगे। तो इसलिए कहा गया कि डॉक्टर, वैज्ञानिक, हर देश के, चाहे आपका कोई भी देश हो, हर देश का वैज्ञानिक, डॉक्टर कोशिश करता था कि कितना जल्दी इसका वैक्सीन बनाया जाए। तो रिसर्च में लगे रहे, अंततः जो है डॉक्टर्स एंड आपके जो वैज्ञानिकों ने सफलता हासिल किया। जैसे अंततः सफलता हासिल की, जैसा कि आपको पता है कि वैक्सीन बन चुका है, बहुत सारे लोगों को टीकाकरण भी हो चुका है। जो लोग टीकाकरण नहीं कराए हैं भाई करा लो, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक स्टूडेंट, हर एक लोगों को टीकाकरण जरूरी है, ठीक है। और देखो हासिल किया, वे वैक्सीन बनाने में सफल रहे भाई, वैक्सीन बन चुका है, लग भी रहा है, लगातार टीकाकरण हो रहा है। और इसमें जो है आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक संस्थाएं भी शामिल हैं। मतलब इसमें आयुर्वेदिक संस्थाएं, होम्योपैथिक संस्थाएं ये भी शामिल हैं। और आज 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुका है, बहुत सारे लोगों को वैक्सीन लग चुका है, ठीक है। बहुत ज्यादा वैक्सीन लग चुका है। तो ये आप देख रहे हो, आपका नया जो तीसरी लहर आ रहा है ओमिक्रॉन, जो कि बहुत खतरनाक है, वो भी लगातार अपना दस्तक दे रहा है। लेकिन आप लोग बच के रहो, सारी चीजें आप बनाओ, आप लोग हैंड को वॉश करते रहो, मास्क लगाओ, ठीक है। मास्क तो जरूर लगाओ, कहीं जाते हो तो भी मास्क लगाओ, क्योंकि मास्क इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा वैक्सीन की खोज, ये आपको अच्छे से लिखना होगा, ठीक है। तो ये हमारा है अगला, यानी कि हमारा टॉपिक। अब हम लोग देखेंगे अगला हेडिंग। देखो आपको पता है कि लॉकडाउन जो है, लॉकडाउन की भारत में पहली पहल जो लॉकडाउन लगाया गया था, जब कोरोना वायरस बहुत ज्यादा फैल रहा था तब लॉकडाउन लगाया गया था। तो लॉकडाउन जो है 21 मार्च को प्रधानमंत्री, यानी कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की समस्त जनता के साथ भारत में लॉकडाउन कर दिया गया या कर दिया। मतलब प्रधानमंत्री ने आदेश दिया था कि मतलब लॉकडाउन कर दिया जाए, भारत के लोगों को लॉकडाउन कर दिया जाए ताकि वो अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, अपना जो है उसको खाएं पिए, ठीक है। तो ऐसे में जो 21 मार्च को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की समस्त जनता के साथ भारत में लॉकडाउन कर दिया, ठीक है। इसके चलते 4 बार यही निर्णय किया गया, 4 बार निर्णय किया गया कि लॉकडाउन जरूरी है, क्योंकि अगर इतना तेज कोरोना वायरस फैलेगा तो फिर हमारे देश में हर एक लोगों को कोरोना वायरस हो सकता है। तो यही निर्णय किया गया, 4 बार ये निर्णय किया गया। और इसी के चलते दुकान, जो लोग दुकान करते थे, दफ्तर, ऑफिस और आपका स्कूल, होटल सब बंद कर दिए गए, सभी को बंद कर दिया गया, क्योंकि भाई जब सभी को बंद करोगे तभी हम इससे रोक सकते हैं। बंद कर दिए गए और भीड़ भाड़ से सभी जनता दूर रहें। और ऐसा कहा गया कि सभी जनता जो है भीड़ भाड़ से दूर रहें, क्योंकि जहां भीड़ होगा वहां ये ज्यादा फैलने का चांस होता है। अगर 100 लोग वहां हैं तो 100 लोगों में अगर एक भी लोग को होगा कोरोना वायरस तो 100 लोगों को अंदर फैल जाएगा। इससे प्रदूषण भी कम होता है। जब देखो भीड़ भाड़ कम होगा, प्रदूषण कम होगा, सारी चीजें बंद कर दी गई तो भी प्रदूषण कम होगा। इतनी सारी गाड़ियां, जो गाड़ी है, रेल है, ट्रक हैं, सारे चलते हैं, इनको भी बंद कर दिया गया तो ये भी प्रदूषण फैलाते हैं, तो फिर ये भी बंद कर दिए गए तो प्रदूषण काफी कम हुआ। इससे प्रदूषण काफी कमी आई, ठीक है, प्रदूषण में। तो इतना आपको हेडिंग्स लिखना है, इतना अगर आप लिखोगे फुल मार्क मिलेगा। लास्ट में आपको उपसंहार लिखना है। उपसंहार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रस्तावना और उपसंहार, ये 2 पॉइंट बहुत ज्यादा
इंपॉर्टेंट है। ये 2 पॉइंट आपको जरूर लिखना है। पहले आपको प्रस्तावना, लास्ट में उपसंहार। देखा जा रहा है जहां मरीज का इलाज चल रहा है और मरीजों की संख्या में कमी आ रही है, वहीं अब तीसरी लहर ने भी दस्तक दे दी है। जैसा कि आपको पता है तीसरा लहर, फर्स्ट लहर सेकंड लहर गया, अब तीसरे लहर ने भी दस्तक दे दी है और वायरस का जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन सुनने में आ रहा है। मतलब एक वायरस है जिसका नया वेरिएंट, जो कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन सुनने में आ रहा है और अपना प्रकोप फैला रहा है। सभी लोग उससे बच कर रहे हैं ताकि ये अपना प्रकोप नहीं फैला सके। अगर आप लोग नहीं फैलने दोगे तो भी नहीं फैलेगा। आप लोग मास्क लगाओ, अपने हैंड को सैनिटाइज करते रहो, ठीक है, हैंड वॉश करते रहो, तो फिर ये उतना जल्दी नहीं फैलेगा। लेकिन अब जैसे आप लोग बचकर रहो, ठीक है। तो ये है हमारा उपसंहार। उपसंहार में आपको ऐसे लिखना है। अगर आप ऐसे लिखोगे तो आपको फुल मार्क मिलेगा, ठीक है। ये है आपका पूरा कोरोना वायरस पर निबंध। देखो, अगर आप लोग प्रस्तावना हेडिंग सबसे पहले आपको लिखना है, फिर आपको कोरोना वायरस कैसे फैलता है, यहाँ कोरोना वायरस से बचने का उपाय, फिर आपको कोरोना वायरस के लक्षण, ठीक है, फिर आपको डालना है वैक्सीन की खोज, ठीक है, फिर आपको लॉकडाउन की भारत में पहली पहल और फिर उपसंहार। अगर इतना आप लिख दोगे कोरोना वायरस के निबंध में तो फिर आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। ये था आज का हमारा वीडियो कोरोना वायरस पर निबंध। जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर बता दीजिए, तो मैंने आज आपको बता दिया। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।